अंकुर अक्सर श्वेता से मिलने कोठे पर आता था। हर दूसरे दिन अंकुर कोठे पर जाता जहां उसे श्वेता से प्यार हो गया और श्वेता भी उसे अपना दिल दे बैठी। एक रोज, श्वेता, चलो मैं तुम्हें इस नरक से दूर बाहरी दुनिया में ले चलता हूं। हम दोनों शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। वहां तुम्हें मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी, साथ ही इज्जत का काम कर सकोगी। यूं रोज रोज तुम्हें अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और इस कीचड़ में नहीं रहने दे सकता। नहीं अंकुर, वैश्याओं को कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, इसलिए छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अपने अंकुर पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, फिर अभी इस चाकू से मैं अपनी कलाई काट लेता हूं, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। श्वेता ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके सीने से लगते हुए बोली, अपनी सांसों से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर, लेकिन समाज से मुझे डर लगता है। क्या ये समाज मुझे आम लड़कियों जैसी जिंदगी जीने देगा? मैं एक बार इस नरक से निकल गई तो यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएंगे। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे पाओगे? क्या लोगों से कह पाओगे कि एक वैश्या तुम्हारी पत्नी है? उफ़ डार्लिंग, मैं प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, कुछ दिन भले ही हमें तंगी में काटने होंगे क्योंकि मेरे परिवार वाले हमें इतनी जल्दी अपनाएंगे नहीं, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पैसे, गहने और जो भी कीमती सामान हो वो रख लेना। मैं रात को 2 बजे पीछे वाली खिड़की की तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकुर ने श्वेता को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। बचपन से जवानी तक प्यार के लिए भटकने वाली श्वेता को जब सच्चा प्यार मिला तो वो उसे पाने के लिए छटपटाने लगी और उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी। और ये सपना उसे हकीकत की दुनिया में ले जाने के लिए काफी था। उसने ये बात अपनी सहेली मंजू को बताई। देख श्वेता, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, तू एक बार और सोच ले। इन लड़के जात पर भरोसा करना सही नहीं है। ये अपने मजे के लिए कोठे पर आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ की लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। तू गलत समझ रही है मंजू, हर लड़का ऐसा नहीं होता। तू देखना मैं उसके साथ कितना खुश रहूंगी। रात को अंकुर उसका इंतजार कर रहा था। श्वेता ने अपना सारा कीमती सामान एक बैग में रखा और खिड़की से नीचे पहले अपना बैग फेंका और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतर आई। रात में सभी पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी की भी उस पर नजर नहीं गई। श्वेता आज बहुत खुश थी। आज वो आजाद थी। अंकुर उसे लेकर रेलवे स्टेशन की ओर गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन में बैठे। हम कहाँ जा रहे हैं अंकुर? हम लोग माधवपुर जा रहे हैं। वहां मेरा दोस्त रहता है, उसने सब इंतजाम कर लिया है। थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। फिर बीच रास्ते में जब श्वेता को भूख लगी तो अंकुर ने उसे समोसे लाकर खाने को दिए। उनको खाते ही श्वेता की आंखें भारी होने लगी। अंकुर, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, तो मेरे इस बैग का ध्यान रखना। कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ गया। अंकुर ने चुपचाप वो बैग उठाया और वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह के 9 बज गए। टीटी वहां आया और उसने श्वेता को उठाया। ए लड़की, उठो, सभी स्टेशन खत्म हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें और तुम्हारी टिकट कहाँ है? मेरी टिकट? अंकुर, वो कहाँ है? उसने हर तरफ देखा, ना उसे कहीं अंकुर दिखा और ना ही अपना बैग। अंकुर कहाँ गए? और मेरा वो बैग कहाँ है? उन्हीं के पास मेरी टिकट थी। डिब्बा पिछले 1 घंटे से खाली हो गया है। लगता है घर से भाग कर आई हो और वो तुम्हें चकमा दे गया। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? माधवपुर। हाँ, यही नाम बताया था उसने। पागल लड़की, इस नाम की यहाँ कोई जगह नहीं है। वो तुम्हें टोपी पहना गया। अब टिकट तो छोड़ो, लेकिन जल्दी से यहाँ से उतर जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, समझी? चलो जाओ यहाँ से। श्वेता ट्रेन से उतर गई। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न कपड़े, न रोटी, न छत। अब वो पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? इज्जत न सही, कम से कम पहले सर पर एक छत तो थी। वो रोने लगी। चलते चलते वो मंदिर की ओर चली गई और वहीं सीढ़ियों पर कुछ भिखारियों के पास जाकर बैठ गई। आते जाते लोग उसे प्रसाद और फल देकर जाने लगे। ऐसे 10 दिन बीत गए। वो सिर्फ फल और प्रसाद ही खाकर पेट भर लेती। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे देखते ही भगा देते। कोई उसे काम नहीं देता। गंदे बदबूदार कपड़े और बाल बिखरे हुए। वो भिखारियों वाली जिंदगी जीने लगी। मंदिर में जो भी आता वो उसे प्रसाद और फल के अलावा कुछ नहीं देता। सब्जी रोटी खाने के लिए तो जैसे वो तरस ही गई थी। वो ढाबे पर जाकर कुछ खाने को मांगती तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। कितने दिन हो गए साहब, मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई, मुझे रोटी सब्जी दे दो ना साहब। ए चल जा यहाँ से। हमने ये ढाबा तुम भिखारियों के लिए नहीं खोल रखा, बल्कि धंधा करने के लिए खोला, समझी? ऐसे ही समय बीता। एक रोज वो कूड़ेदान में से रोटी सब्जी तलाशने लगी, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई।
क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है और इस कूड़े में से क्या ढूंढ रही है? मुझे रोटी सब्जी खानी है, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा अच्छा, तू मेरे घर चल, मैं तुझे रोटी सब्जी खाने को देती हूँ। वो बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई और उसे रोटी सब्जी खाने को दी। उसे खाते ही श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। पहले उसके पास कितने पैसे और गहने थे, लेकिन आज हालत ये हो गई कि वो भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। भगवान करे उस अंकुर को उसके कर्मों की सजा जरूर मिले। उसने एक लड़की का दिल दुखाया है, ये हाय है मेरी उसे। कुछ देर बाद टीवी पर खबर आई कि एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। वो और कोई नहीं बल्कि अंकुर था। ये देख श्वेता बहुत खुश हुई। क्या बात है बेटी, बड़ी खुश लग रही है। फिर उसने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। अच्छा हुआ, उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। बेटी तू अब से मेरे साथ ही रह, मुझ बुढ़िया का भी कोई सहारा नहीं है। मैं गरीब यहीं रोटी सब्जी का ठेला लगाती हूँ, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई। फिर दोनों मिलकर साथ में रोटी सब्जी बनाकर एक फैक्ट्री के बाहर बेच दी। कुछ दिन बाद बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो श्वेता अकेले ही सब्जी रोटी बनाकर ठेले पर बेचने लगी। उसके हाथ की सब्जी रोटी सबको बड़ी पसंद आई और अब उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा। उसने बूढ़ी अम्मा का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया, जिससे वो जल्दी ठीक हो गई। लेकिन अब श्वेता ने उन्हें गल्ले पर बिठा दिया और अकेली ने सारा ठेला संभाल लिया। दिन पर दिन वो दोनों तरक्की करती गई और एक रोज उन्होंने खुद का बड़ा घर खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने खुद की दुकान खोल ली। अब सब श्वेता की खूब इज्जत करते और उसे खूब प्यार सम्मान देते। श्वेता अब अपनी इस नई जिंदगी में बेहद खुश थी। आलू के पराठे बेचने वाली। मीनाक्षी हरिनगर गांव के पास में आलू के पराठे का ठेला लगाया करती है और उसके पास पराठे खाने के लिए बहुत ही कम लोग आया करते। सुबह से शाम तक वो आलू के पराठे बेचा करती, लेकिन फिर भी उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके। ऐसे ही आज के दिन में मीनाक्षी खुद से कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, हर बार मेरी हार क्यों होती है। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या मैं मेहनत नहीं करती? कितने महीने हो गए मुझे ये सोचकर ठेला लगाते हुए कि आज नहीं तो कल मेरी कमाई बहुत अच्छी होगी, लेकिन हर रात मेरे हाथ लगता है तो वो पैसा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ निराशा होती है। आखिर क्यों? मीनाक्षी ये बोलकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद में अपना सारा सामान साफ करके, जो 2-4 ग्राहक आए थे और इधर उधर कूड़ा हुआ था, वो सारा साफ करके घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर आती है उसकी सास सावित्री उससे सवाल करती है, क्या बात है मीनाक्षी बहू, तेरे चेहरे की उदासी बता रही है कि आज भी तेरी कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं हुई है। मैं तो कहती हूँ गांव के अंदर एक कपड़े की फैक्ट्री शुरू हुई है। अगर तेरी पराठे बेचकर अच्छी कमाई नहीं हो रही है तो मैं अपनी पड़ोसन से बात करके तेरी नौकरी वहां लगवा देती हूँ। नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं कि जब वो मरे थे तो उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी भी किसी और के यहाँ काम नहीं करूंगी और हमेशा अपना खुद का काम शुरू करूंगी। और मैं आलू के पराठे इसलिए बेचती हूँ क्योंकि इसमें लागत सबसे कम आती है। अच्छा ये सब छोड़, मैं जानती हूँ कि तेरे ठेले पर पराठे जरूर बचे होंगे, जा उन्हें लेकर आ जा। तू और मैं वही पराठे खाकर अपना पेट भर लेंगे, इसलिए मैंने आज खाना बनाया ही नहीं। मीनाक्षी को खुशी भी होती है कि उसकी सास इतनी ज्यादा समझदार है और बुरा भी लगता है क्योंकि उसकी सास जानती थी कि मीनाक्षी की कमाई ज्यादा नहीं हुई होगी और उसके ठेले पर पराठे बच गए होंगे। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उसी के ठेले के सामने एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की पायल ठेला लगाती है। उसने भी चाय और आलू के पराठे ही रखे हुए थे। वो इतनी सुंदर थी कि सिर्फ उसे देखने के लिए उसके ठेले पर भीड़ लगने लगती है। और ये सब कुछ देखते हुए मीनाक्षी उदास हो जाती है और खुद से कहती है, आखिर क्यों भगवान, क्यों आपको सारी परीक्षा मेरी ही लेनी है? अरे यहाँ पर तो मुश्किल से मैं ठेले का गुजारा निकाल पा रही थी और आपने मेरे सामने इतनी सुंदर प्रतिभागी लाकर खड़ी कर दी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मीनाक्षी को लगा था कि पायल के उसके ठेले के सामने आलू के पराठे बेचने से उसे परेशानी होगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पायल को देखने और उसके ठेले पर पराठे खाने के लिए कई लोग आया करते और जब पायल अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाती तो कुछ ग्राहक अपने आप ही मीनाक्षी के ठेले पर चले जाते। ऐसे एक औरत पायल के ठेले पर आती है और कहती है, बहन जी जरा मुझे 4 आलू के पराठे पैक कर दो, घर पर मेहमान आए हुए हैं। आपके घर पर मेहमान आए तो मैं क्या करूं बहन जी,
देखिए, आपसे पहले भी यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं। अगर मैं आपको पहले पैक करके दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। आप कृपया इंतजार कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इंतजार कर सकूं। मेहमान नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं सामने वाले ठेले से खरीद लेती हूँ। वो औरत ये बोलकर अब मीनाक्षी के ठेले पर चली जाती है और उसे 4 पराठे पैक करके ले जाती है। ये सब कुछ देखकर मीनाक्षी को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब जो भी ग्राहक इंतजार नहीं कर पाता या जो भी पायल को दूर से देखना चाहता, वो मीनाक्षी के ठेले पर खड़े होकर पराठे खा लिया करता और पायल को निहार भी लिया करता। इन सब चीजों से मीनाक्षी को बहुत फायदा हो रहा था। आज भी मीनाक्षी की इतनी कमाई हो गई थी कि उसका 1-2 दिन का गुजारा चल जाए। लेकिन वहीं पायल ये सब कुछ देखकर जल रही थी। वो खुद से कहती है, अब मैं अपनी पराठे बेचने की जगह को बदल नहीं सकती, लेकिन क्या करूं? यहाँ पर पराठे का ठेला लगाने से मुझसे ज्यादा तो इस सामने वाली पड़ोसन का भला हो रहा है। मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे ये यहाँ पर पराठे बेचना छोड़ दे। अब ऐसा ही होता है। पायल एक आदमी को कुछ पैसे देती है और मौका पाकर वो मीनाक्षी के आलू के मिक्सर में ज्यादा लाल मिर्च मिलवा देता है। मीनाक्षी का भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता और वो ज्यादा मिर्ची के आलू के पराठे बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में जब सारे ग्राहक उसके मिर्ची के पराठे खाते हैं तो उन्हें वे बहुत पसंद आते हैं। आंटी, आपके आलू के पराठे कितने अच्छे बने। मिर्ची वाले आलू के पराठे खाकर तो मजा आ गया। लोग तो नॉर्मल आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन जब हम इस ठंडे ठंडे दही के साथ ये मिर्ची वाले पराठे खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, वैसे तो मेरी जुबान को उम्र की वजह से कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन तेरे ये मिर्ची वाले पराठे इस गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही पराठे बनाया कर। मीनाक्षी वैसे तो ये बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि पराठे में इतनी मिर्ची है। तभी वो एक पराठा खुद खाकर देखती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, इतने तीखे आलू के पराठे! मैं तो इतनी मिर्ची कभी डालती ही नहीं हूँ। फिर ये क्या हो गया? इतने सालों से यहाँ पर आलू के पराठे बेचने का काम कर रही हूँ। ये भूल मुझसे तो नहीं हो सकती। जरूर ये किसी की चाल है, पर किसकी? मीनाक्षी ये बोलकर जब आसपास देखती है तो पायल उसे अपने ठेले से घूर रही होती है। उसका ध्यान अपने ग्राहकों पर कम और मीनाक्षी के ठेले पर ज्यादा होता है। ये सब कुछ देखकर बेचारी भोली भाली मीनाक्षी खुद से कहती है, हे भगवान, पायल इतनी अच्छी है कि उसको पता था कि मेरे पराठे नहीं बिक रहे और उसने मेरे आलू के मिक्सचर में मिर्च मिलवाई ताकि मेरे पास भी ग्राहक आ सके और मैं तीखे आलू के पराठे बेच सकूं। कितनी अच्छी है ये। मीनाक्षी समझ नहीं पाई कि सच में पायल ने यह सब कुछ उसका ठेला बंद करवाने के लिए किया था। लेकिन उस दिन के बाद तो मीनाक्षी की जैसे निकल पड़ी। जब वो शाम को घर आती है तो सावित्री उससे कहती है, ला बहू, जो तेरे आलू के पराठे बचे हैं वो दे दे। मैंने आज भी खाना नहीं बनाया है, उससे ही हम लोग गरम करके खा लेंगे। मीनाक्षी को बहुत खुशी होती है कि आज वो पहली बार अपनी सास को गलत साबित करके रहेगी। वो अपनी सास को बताती है कि आज उसके सारे आलू के पराठे बिक गए हैं और ये कैसे हुआ ये भी बताती है। तो सावित्री उसे कहती है, अरे मूर्ख लड़की, आजकल के जमाने में तो कोई सगा खून भी किसी का भला नहीं करता और तुझे ऐसा लगता है कि वो सामने वाली प्रतिभागी ने तेरा भला किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, होश में आ। वो चाहती थी कि तेरा ठेला बंद हो जाए और सारे ग्राहक उसके ठेले पर खड़े होकर पराठे का इंतजार करें, इसलिए उसने तेरे साथ ऐसा किया है। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि वो मुझसे बदला लेने के लिए भी ये कर सकती है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पराठे में मिर्ची ज्यादा मिलाई है तो ये किसी की चाल है। लेकिन जब पायल को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो सुंदर है और उसके पास तो ग्राहक भी ज्यादा आ रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों करेगी? आजकल की इस दुनिया में संतुष्टि नाम की चीज ही नहीं है। भगवान आपको कितनी भी खूबसूरती, पैसा, धन और गुण दे दे, लेकिन तब भी लोगों को दूसरों की खुशी देखकर जलन ही होती है। ये तो जैसे इस प्रकृति का नियम बन गया है। मैं बताती हूँ अब तुझे आगे क्या करना है। अब सावित्री मीनाक्षी को एक सुझाव देती है। मीनाक्षी अब अपने ठेले पर बहुत सतर्कता से काम किया करती, ताकि कोई भी उसके साथ कोई भी धोखा या छल ना करे या उसके खाने में किसी तरह की मिलावट ना हो। साथ ही 2 दिन के बाद एक बोर्ड तैयार होकर आता है जिस पर लिखा हुआ था, गांव के सबसे तीखे आलू के पराठे बेचने वाली। उस बोर्ड को देखकर लोग इतने आकर्षित होते हैं कि मीनाक्षी के पास पराठे खाने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर मीनाक्षी भी बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, अगर भगवान ने मेरा काम चलाने में मेरी मदद की है, भले ही मेरी प्रतिभागी के जरिए, तो मुझे भी अब अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मैं कभी भी पायल के साथ कोई मिलावट नहीं करूंगी, भले ही वो मेरा जितना भी बुरा चाहे। इस प्रकृति का जो भी नियम है मैं उसे नहीं मानूंगी
और मैं बस अपने काम से काम रखूंगी। मीनाक्षी ऐसे ही अपने काम से काम रखती है। जब भी पायल उसे अपने ठेले से देखकर मुस्कुराया करती तो वो भी मुस्कुराया करती। धीरे धीरे पायल को भी एहसास होता है कि वो मीनाक्षी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव में अब मीनाक्षी का ठेला भले ही ज्यादा अच्छा नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर चलने लगता है कि वो अपना और अपनी सास का गुजारा कर सके।